Hello, students. Once again, I welcome you all in my YouTube channel, Arun Singh Vinay. Till the day we have completed most parts of the theory of distribution, which include theory of profit, theory of interest, theory of wages, and today we will discuss about the theory of rent. As usual, this video will contain notes of the entire lecture. Concepts will be explained, figures will be illustrated by using blackboard just to make the understanding of the content clear. I am confident that you will enjoy the lecture. So please allow me to start. आज हम लोग लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे. एज यूजुअल पूरा लेक्चर का नोट्स जो है आपकी इस वीडियो में उपलब्ध है. हम आपको इसलिए पढ़कर सुना देते हैं ताकि आपको लिखने में समझने में कोई असुविधा न हो और कॉन्सेप्ट्स को उदाहरण के द्वारा चित्रों को ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही सरलतम रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा. आशा है आपके लिए यह कंटेंट उपयोगी होगा. रेंट, लगान. अर्थशास्त्र में लगान से अभिप्राय राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के बदले के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है. In short, you can say that whatever landowner receives against his or her land is known as rent. रिकॉर्डों के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है. यह इम्पॉर्टेंट शब्द है, मौलिक और अविनाशी. मौलिक मीन्स ओरिजिनल क्वालिटी है और अविनाशी का मतलब है कि इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्ट, इससे क्या अभी ख़त्म नहीं होती है. अर्थात भूमि जो उर्वरा शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो एक गॉड गिफ्टेड है, बाय वर्च्यू ऑफ नेचर है, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ऐसा मानकर रिकॉर्डों ने लगान की परिभाषा दी. थॉमस कार्वर मार्शल ने अपनी परिभाषा में भूमि के साथ प्रकृति प्रदत्त अन्य शुल्क उपहारों को भी सम्मिलित कर लिया. हमें आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में जब हम लैंड यल इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी हैव एंड व्हाट आर गिवन बाय द नेचर एज अ फ्री गिफ्ट. पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, तालाब, जिनके लिए हमें प्रकृति हमसे कुछ चार्ज नहीं करती, वो उन्हें सब हम लैंड में शामिल कर लेते हैं. इसी व्यापक कॉन्सेप्ट में यहाँ भी लैंड को स्वीकार किया गया. आधुनिक परिभाषा बोल्डिंग, रॉबिन्सन, बेनहम तथा लिप्से आदि के अनुसार आर्थिक लगान वह आधिक के भुगतान है जो किसी साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में आवश्यक रूप से बनाए रखने के लिए दिया जाता है. अब यूँ कहें कि वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कम से कम. उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साधनों की आय दो प्रकार की होती है. एक वास्तविक आय होती है, एक्चुअल अर्निंग, और दूसरी हस्तांतरणशील आय होती है, ट्रांसफर अर्निंग. रेंट जो एक्चुअल अर्निंग है और जो ट्रांसफ़र अर्निंग है, या जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसके अंतर को कहते हैं.
मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी प्रोफेशन में है जहाँ वो 500 रुपया पा रहा है, और अगर वो कहीं छोड़ के जाना चाहता है तो मान लीजिए उसे वहाँ 450 रुपया मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि उसे यहाँ 50 रुपये का लगान प्राप्त हो रहा है। और अगर आप उसे उस व्यवसाय में बनाए रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू विल हैव टू पे 450 रुपीज़ टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जस्ट टू रिटेन इन द सेम जॉब। तो अगर उसी जॉब में उसको बनाए रखना चाहते हैं तो कम से कम 450 आपको देना होगा। कुल लगान में आर्थिक लगान, भूमि का पुरस्कार के अतिरिक्त निम्न चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। भूमि सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज, भूमि के उचित प्रबंधन का ब्याज और जोखिम का प्रतिफल। संविदा या ठेके का लगान। कॉन्ट्रैक्ट रेंट भूस्वामी तथा कृषक के बीच समझौते के द्वारा निश्चित होता है। यह आर्थिक लगान से कम या अधिक हो सकता है। वास्तव में यह लगान भूस्वामियों तथा कृषकों के बीच प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। अच्छे से जानते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना है, और अब एग्रीमेंट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना हाई होगा, कितना लो होगा, किसके फेवर में होगा, किसके लिए अनफेवरेबल होगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लोग प्रतियोगिता में हैं जो लगान भूमि ठेके पर लेना चाहते हैं। ज़्यादा प्रतियोगी अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट रेंट हाई होगा, और अगर कम लोग लेना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, खेती से कोई मतलब ही नहीं है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट रेंट बहुत कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रतियोगी हैं तो बार्गेनिंग पावर भूस्वामी के पक्ष में होगी, अगर कम प्रतियोगी हैं तो बार्गेनिंग पावर प्रतियोगियों के पक्ष में होगी। आधार क्या है आर्थिक लगान और ठेके के लगान का? उत्पत्ति क्या था? आर्थिक लगान उर्वरा शक्ति के कारण तय होगी। ठेके का लगान उसका संबंध उसकी उत्पादकता और उर्वरता से नहीं है, मांग और पूर्ति से है। परिवर्तनशीलता बाजार कीमत के कारण परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ठेके का लगान डिसाइडेड फॉर एक बार कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया दैट यू हैव टू पे दिस अमाउंट फॉर दिस पीस ऑफ लैंड, देन यू विल हैव टू पे। ये फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन ज़्यादा हुआ कम हुआ, बाजार में कीमत घटी बढ़ी, इससे कोई मतलब नहीं है। निर्धारित समय उर्वरता पर आधारित है, ये पूर्व निर्धारित नहीं रहता आर्थिक लगान, जबकि ये तो वास्तविक है, प्री डिटरमिन्ड है। इसका स्वभाव यह सैद्धांतिक एवं काल्पनिक है। आर्थिक लगान कितना मिलेगा ये सिद्धांत स्वरूप आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो ठेके का लगान है वो वास्तविक है। प्रभावित कैसे होता है? यह लगान प्राकृतिक विशेषताओं तथा उपज के अंतर से प्रभावित होता है। यह सामाजिक प्रथाओं तथा अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सामाजिक प्रथाएं कैसी हैं, लोग खेती को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, परंपराएं कैसी हैं, इन पर डिपेंड करता है। लगान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। लगान कहाँ पैदा होता है, लगान क्यों पैदा होता है, और लगान की मात्रा किसके बराबर होती है। रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि साधन को प्राप्त होती है, स्मितता के गुण के कारण लगान उत्पन्न होता है। ध्यान देने वाली बात है कि रिकार्डो यह मानता था कि लगान केवल भूमि को दिया जाएगा, लेकिन भूमि को क्यों दिया जाएगा इसका आंसर करता है स्कैरसिटी ऑफ द लैंड। स्कैरसिटी इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ लैंड फॉर विच लैंड रिसीव्स रेंट। प्रकृतिवादियों के अनुसार लगान प्रकृति की उदारता का परिणाम है, परंतु रिकार्डो के अनुसार लगान प्रकृति की कृपणता का परिणाम है। लगान एक भेदात्मक अतिरेक है तथा इसकी मात्रा कितनी होगी इसका उत्तर 3 स्थितियों में दिया जा सकता है। विस्तृत खेती और लगान, जिसको हम एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड रेंट कहते हैं। गहन खेती और लगान,
इंटेंसिव फार्मिंग एंड रेंट, स्थिति संबंधी लगान सिचुएशनल रेंट। विस्तृत खेती और लगान, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि की मांग बढ़ेगी और अच्छी भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण लोग घटिया भूमि पर खेती प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार लगान बढ़िया तथा घटिया उपज का अंतर होता है। अतः लगान एक प्रकार का भेदात्मक बचत है। रिकार्डो ने कहा कि प्रारंभ में हम अच्छी खेती पर उपज प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे हमें और अधिक उपज की ज़रूरत होती है और अब हम धीरे धीरे घटिया ज़मीन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो उसने अच्छी और घटिया भूमि के उपज के अंतर को भी लगाया और ये कहा कि जो सबसे घटिया भूमि होती है वो सीमांत भूमि है, मार्जिनल लैंड है, और उसके पहले की जो कुछ बेहतर भूमि का टुकड़ा है वो इंफ्रा मार्जिनल या अधिक सीमांत भूमि है। तो सीमांत और अधिक सीमांत भूमि की उपज के अंतर को ही हम लगान कहते हैं। और एक ऐसी भूमि होती है जिसे हम सीमांत भूमि कहते हैं जो कोई लगान प्राप्त नहीं करती है, नो रेंट लैंड होती है। यहाँ देखिए सारणी बनी हुई है, भूमि की श्रेणियाँ हैं ABCD, उत्पादन क्विंटल में दिया हुआ है 30, 20, 10 और 5। सीमांत भूमि की अपेक्षा जो सीमांत भूमि D है जिसकी उपज 5 कुंटल है, तो उसके पहले जितनी भी भूमियाँ हैं जिनकी उपज 5 कुंटल से अधिक है, उनको 5 कुंटल के ऊपर जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उनका लगान है। 30 में से आपने 5 माइनस किया तो 25, 20 में से 5 माइनस किया तो 15, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 और 5 में से 5 माइनस किया तो 0। इस तरह यह लगान की मात्रा है। लगान की मुद्रा में माप, इसको आप मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। मान लिया प्रत्येक भूमि पर जो उत्पादन का कुल व्यय है वो 1000 रुपया है। ABCD तमाम श्रेणियों की भूमि है और हर श्रेणी की भूमि पर जस्ट वी आर स्पेंडिंग इक्वल अमाउंट विच इज़ 1000 रुपीज़। और लेकिन फर्टिलिटी में डिफरेंस होने के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ABCD की क्रमशः 30, 20, 10 और 5 कुंटल। तो कीमत क्या होगी? जाहिर सी बात है कि अगर 1000 कुल लागत है और सीमांत भूमि की उपज केवल 5 ही कुंटल है, तो 1000 में हम 5 का भाग दे देंगे। इसका मतलब कम से कम 200 रुपया तो कीमत तय होनी ही चाहिए, नहीं तो जो मार्जिनल लैंड है उसकी कास्ट ही कवर नहीं हो पाएगी। और अगर उसको 200 रुपया मूल्य रखा जाता है तो 200 रुपया मूल्य होने पर ए श्रेणी की भूमि की उपज का कुल मूल्य हो जाएगा 30 × 200 बराबर 6000, B का 4000, C का 2000 और D का 1000। अब उत्पादन व्यय 1000 सबका है, तो इस तरह से लगान अगर हम देखेंगे तो ए भूमि को 6000 माइनस 1000 बराबर 5000, B भूमि को 3000, C भूमि को 1000 और D भूमि विच इज़ मार्जिनल लैंड विल नॉट रिसीव एनी रेंट। अब इसको आप रेखा चित्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक उत्पादन के आधार पर भैया परिवर्तनशील साधन की कीमत तथा इस साधन की औसत उत्पत्ति का अंतर ही लगा है। ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी कीमत और जो औसत उत्पादन है उसी का अंतर लगान है। यह मान लिया गया है कि भूमि स्थिर साधन होने के कारण उसकी अवसर लागत 0 है तथा केवल श्रम परिवर्तनशील साधन है। यहाँ श्रम का औसत उत्पादन AP, सीमांत उत्पादन MP तथा भूमि 3 टुकड़ों ABC का प्रयोग करें। अब आप देखें 3 टुकड़े हैं ABC, श्रम परिवर्तनशील साधन है, तो श्रम की कीमत और श्रम के औसत उत्पादन के अंतर से हम लगान ज्ञात करेंगे। देखेंगे C में कोई लगान नहीं है, B में कम लगान है और A में सबसे अधिक लगान है। अब यहाँ देखें, यहाँ मान लीजिए यहाँ श्रम की मात्रा है, यहाँ श्रम की
इसे हम औसत उत्पादन, ये है सीमांत उत्पादन। तो जो एवरेज यहाँ आप देखें कि PL परिवर्तनशील साधन उसकी कीमत दी हुई है, AP और MP सीमांत और औसत उत्पादन दिया गया है। सीमांत उत्पादन और सीमांत ये कीमत को स्पष्ट करती है। वहाँ O-L-1 श्रमिक काम पर लगे हुए हैं, ये की उत्पादकता यहाँ आप देखें MRB यम श्रमिक काम पर लगे हुए हैं, तो जिनकी उत्पादकता MB है, जिनकी कीमत MR है। द BR अमाउंट ऐसा है जो लगान को रिप्रेजेंट करता है। ये एक गुण है जहाँ से लगान प्राप्त हो रही BR। यहाँ लगान की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसी तरह B भूमि का चित्र हम बनाएंगे जहाँ ये लगान की मात्रा है इससे कम हो जाएगी, और C भूमि का चित्र बनाएंगे जहाँ लगान की मात्रा, देखिए बाकी आप देख रहे हैं B और C भूमि में लगान की मात्रा क्रमशः कम होती है और फिर C भूमि में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसी तरह हम इसे आगम एवं लागत के आधार पर भी विभिन्न भूमियों को मिलने वाले लगान की मात्रा व्यक्त करते हैं। श्रम की मात्रा ये आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन बना हुआ है। ये श्रम की मात्रा हो गई, यहाँ कास्ट और रिवेन्यू हो गई, ये और हमने पढ़ा है कि कास्ट के नियुक्त मिनट काट करके MC जाती है, MC और MR यहाँ आपस में बराबर रहते हैं, वहाँ संतुलन तय होता है। इस तरह आप देखें तो यहाँ कीमत है और ये लागत है। इसका मतलब ये कितना है उनको लगान प्राप्त होता है। जो B रेट की भूमि होगी उससे यह लगान उसका कम हो जाएगा, और C ग्रेड की जो भूमि होगी वहाँ उसका AC यही मान जाएगा। B ग्रेड पर ये यहाँ बीच में आ जाएगा। तो A ग्रेड की भूमि पर तरह से ये B लगान मिला, इस पर ये BC लगान मिला, और C ग्रेड की भूमि पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। यही तीनों चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो A भूमि पर आप देखें लगान ज़्यादा है, B भूमि पर लगान कम है, और C भूमि पर कोई भी लगान प्राप्त नहीं है। गहन खेती और लगान, श्रम और पूंजी की जो कॉम्बिनेशन है उसकी प्रथम इकाई जो लगती है तो उपज 10 कुंटल उसी की। गहन खेती का मतलब यह है कि यू डोंट हैव ऑप्शन टू एक्सटेंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड। आप फैल नहीं सकते क्योंकि ज़मीन नहीं है, लेकिन आपको उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि आपको अधिक उपज की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं कि उसी
खेत के टुकड़े में आप साधनों की मात्रा बढ़ाकर उपज प्राप्त करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि जो पहला डोज हम देते हैं उससे उस ज़मीन में 10 कुंटल की उपज होती है। लेकिन अगर उतना ही डोज आप बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं कि उपज बढ़ करके 20 कुंटल हो जाएगी, बढ़ेगी, थोड़ा कम बढ़ेगी, मान लीजिए 8 कुंटल बढ़ी। तीसरा डोज आपने इस्तेमाल किया तो 6 कुंटल बढ़ी। इस तरह से जो कुल व्यय हुआ वह मान लीजिए 6 कुंटल सीमांत हो गया, तो 6 कुंटल मतलब लागत के बराबर ही। तो जो कुल व्यय हुआ वो 6 18। किसान की कुल उपज कितनी हुई? 10, 8, 18, 6, 24। 24 में आपने 18 माइनस कर दिए यानी 6 कुंटल। तो जो उपज का आधिक्य प्राप्त होता है, यह आधिक्य ही वास्तव में उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता के कारण उत्पन्न हुआ लगान है। स्थिति और लगान, सिचुएशन के कारण भी भूमि को अवसर लगान प्राप्त होता है। एक तो साधारण सा उदाहरण आपको दे दें कि कोई अगर मान लीजिए कि 1200 स्क्वायर फीट का प्लाट शहर में है और वही 1200 स्क्वायर फीट का प्लाट गांव में है, तो आप देखते हैं दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि स्थिति के कारण डिफरेंस होता है। एक दूसरा तरीका भी है, मान लीजिए ABCD 3 तरह की भूमियाँ हैं, तीनों की दूरी जो है वह मेन सेंटर पॉइंट से 12 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। सबकी उपज मान लीजिए बराबर भी हुई 10, 10, 10, 10। कीमत मान लीजिए 20 रुपये प्रति कुंटल तय हो गई। तो अब देखें तो मान लीजिए सबको बराबर अगर 10-10 कुंटल सबकी उपज हुई और 120 रुपये मूल्य तय हो गया प्रति कुंटल, तो 1200 सबका बराबर मूल्य होगा। लेकिन जो कुल उत्पादन व्यय होगा वो कितना हुआ? सब में 480, 480, 480 लगा हुआ है, प्लस अब उनमें जब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अब होते हैं तो 120 रुपया, 360 रुपया और 720 रुपया। इस तरह अगर आप देखें तो जो कुल आय हुई 1200 और लागत हुई 600, तो पहले में 600 का लगान हुआ, दूसरे में 360 का लगान हुआ और तीसरे में लागत और आय दोनों आपस में बराबर हो गई और कोई लगान प्राप्त नहीं हुआ। उपज समान होने के बाद भी उसे स्थिति के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, यू कैन से दैट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, मार्जिनल लैंड डज नॉट रिसीव एनी रेंट। आप यहाँ देखें इस चित्र में साफ साफ बना हुआ है, इतनी परिवहन लागतें हैं निर्धारित हैं, तो लागत OA फिक्स है, लेकिन परिवहन लागतें बढ़ रही हैं। तो शुरू में जब परिवहन लागतें कम हैं तो लगान देखिए मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ जाकर के परिवहन लागत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगान ख़त्म हो जाता है। तो D ऐसा पॉइंट है जहाँ हम देख रहे हैं C दूरी पर कि लगान शून्य हो जाता है। OA औसत उत्पादन लागत, OP वस्तु की बाजार कीमत है, दोनों सर्वत्र एक जैसी है। प्रारंभ में कुल औसत लागत, उत्पादन लागत प्लस परिवहन लागत और कीमतों में काफ़ी अंतर है, लगान से कहते हैं। OC दूरी पर बाजार कीमत तथा औसत लागत में समानता स्थापित हो जाती है, जिससे अतिरिक्त पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आलोचना, भूमि की शक्ति मौलिक तथा अविनाशी होती है, यह कैरियर था रोस्टर। यह आलोचना है कि भूमि की शक्ति मौलिक और अविनाशी। हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी भूमियाँ बंजर थीं, जिन्हें साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास हुआ और वो उपजाऊ हो गई। और ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भूमि उपजाऊ थी और आज सिंचाई की सुविधा न होने के कारण, एक्सेसिव केमिकल के इस्तेमाल के कारण, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण, इंसेक्टिसाइड्स के, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के कारण वो धीरे धीरे बंजर हो जा रही हैं। इसका मतलब कि कहना ठीक नहीं है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक है और अविनाशी है। कैरी तथा रोस्टर ने भूमि के प्रयोग का क्रम गलत बताया। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले अच्छी भूमि का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है। जिससे एक साधारण उदाहरण हम आपसे शेयर करते हैं। मान लीजिए कि आपको अचानक हवाई जहाज से किसी जंगल में फेंक दिया जाए, तो सबसे पहले अपने आप खड़े होने के लिए कौन सा स्थान ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है वह स्थान जो साफ़ सुथरा हो,
जहाँ घास फूस ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसी जगह पर खड़े हुए जो बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं है, इवन एक घास भी नहीं उगती है, अर्थात बंजर भूमि पर खड़े होते हैं। तो जो क्रम है कि सबसे पहले अच्छी भूमि को फिर बाद में प्रयोग खराब भूमि को किया जाता है, ये उतना साइंटिफिक नहीं है जिस दावे के साथ इसे कहा गया। कोई भूमि लगानहीन नहीं है। व्यवहार में आप देखें तो भूमि कितनी भी खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं उसको कोई लगान ना हो, लगान होता ही है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकालीन मान्यता गलत है। देखिए, दोनों भी पूर्ण प्रतियोगिता अपने आप में एक ऐसी मान्यता है जो व्यवहार में पाई नहीं जाती है। इसलिए अगर पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता स्वीकार करके कोई भी एनालिसिस हम आगे बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एप्लीकेबिलिटी पर डाउट सदैव बना रहेगा। लगान सीमितता का परिणाम है, न कि उर्वरता का। अब ये माना गया कि लगान वास्तव में फर्टिलिटी कारण नहीं मिलता, बल्कि लगान भूमि को इसलिए मिलता है क्योंकि भूमि की सप्लाई सीमित है। उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण लगान प्राप्त होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा, इनोवेशंस के द्वारा, प्रोसेस में इनोवेशन करके, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करके किसी तरह से हम काफ़ी हद तक उत्पत्ति ह्रास नियम को यदि ख़त्म नहीं कर सकते तो कुछ समय तक के लिए पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं। लगान सिद्धांत भारत में लागू होता है क्योंकि यहाँ सीमांत तथा अधिसीमांत भूमि पाई जाती है, अतः अंतर लगान है। लागू नहीं होता है भारत में कृषकों और भूस्वामियों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता स्वतंत्र नहीं पाई जाती, इसलिए शासन लागू नहीं। अब लागू नहीं भी होता है क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता है कृषकों और भूस्वामियों के बीच वही नहीं पाई जाती है, इसलिए लागू नहीं होता है। लगान का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थियरी ऑफ रेट। लगान उत्पन्न होने का कारण, अब देखो, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार और लोचदार। साधन की पूर्ति तीन तरह की हो सकती है, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार और पूर्णतया आंशिक रूप से लोचदार। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार और आंशिक रूप से लोचदार। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि की भांति अन्य साधनों में भी सीमितता का गुण पाया जाता है, इसलिए उन्हें भी लगान प्राप्त हो सकता है। इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वास्तव में भूमि लगान को नहीं बल्कि भूमि तत्व जो कि सीमितता है के लिए पुरस्कार दिया जाता है। बीजन्य साधनों का वर्गीकरण पूर्ण विशिष्ट साधन, पूर्णतया अविशिष्ट साधन और आंशिक विशिष्ट साधन के रूप में किया। स्पेसिफिक फैक्टर, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर और पार्शियली स्पेसिफिक फैक्टर। लगान, अब हमने पीछे पढ़ा है कि जो वास्तविक आय है और जो हस्तांतरणशील आय है उसके अंतर को लगान कहते हैं। अगर पूर्णतया बेलोचदार साधन है, मतलब अगर पूर्णतया बेलोचदार है, आप ये देखें, अगर साधन पूर्णतया बेलोचदार है तो संपूर्ण आय जो है वो लगान हो जाएगी। और अगर, अब देखो क्या है, कह रहा है कि यदि कोई साधन है, ये मान सकते हो, अगर उसकी सप्लाई पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसे जो भी इसे ओपी अगर आय प्राप्त हो रही है तो यह ओपी आय इसका पूरा का पूरा आय लगान हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लगान हो जाएगी। कारण यह है कि उसकी जो ट्रांसफर इनकम है इट विल बी जीरो, इतना विशिष्ट है कि वह उस कार्य के अलावा कहीं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब उसे कहीं और शून्य आय प्राप्त होगी। तो अगर कहीं और शून्य आय प्राप्त होगी तो करेंट इनकम जो है उसमें जब आप उसकी ट्रांसफर इनकम से माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? लगान। तो इसलिए ये लगान, उसकी संपूर्ण आय लगान होगी।
ठीक इसी तरह से अब देखें, अगर वो पूर्णतया लोचदार है, अगर साधन की पूर्ति की डिमांड होगी और साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, ये इसका मतलब कि उसी जो पूर्ति जो आय प्राप्त हो रही है वो उसे कहीं भी प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब उसकी वर्तमान आय भी ओपी है और उसकी जो ट्रांसफर अर्निंग होगी कितनी होगी, ओपी होगी, उसे लगान कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि लगान कितना होगा यह डिपेंड करेगा इन बिटवीन सिचुएशन कैसी है, वह बेरोजगार के कितना करीब है, यह लोचदार के कितना करीब है। अगर बेरोजगार के करीब ज़्यादा है तो उसे लगान ज़्यादा मिलेगा, अगर रोजगार के करीब ज़्यादा है तो लगान कम मिलेगा। इसलिए कोई भी साधन न तो पूर्णतया बेरोजगार होता है और न ही पूर्णतया लोचदार होता है। साधन आंशिक रूप से विशिष्ट होता है, पार्शियली स्पेसिफिक होता है। उसमें स्पेसिफिक होने का गुण कुछ ज़्यादा हो सकता है या कुछ कम हो सकता है। अगर ज़्यादा है तो लगान ज़्यादा पाएगा, कम है तो लगान कम पाएगा। इसलिए जो आंशिक विशिष्ट साधन होता है ये काम हो गई और वह ये सप्लाई। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि यह जो ओपी है इसका मतलब वो सी अगर कितनी मांग और पूर्ति है साधन की तो देखें कि उसे कम से कम ओ सी तो मिलना ही चाहिए, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और मूल कितना रहा है उसको ओ पी। इसका मतलब क्या है, यह उसकी ट्रांसफर अर्निंग है और यह उसका लगान है। ये ट्रांसफर अर्निंग है और ये रेंट कैसे आता है, करंट इनकम ओ पी है माइनस कर देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओ सी बराबर क्या बचेगा, ई सी। ये ई सी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेंट घटता जाएगा, यानी अगर ये सी पी कहीं होता जाएगा तो ट्रांसफर इनकम बढ़ती जाएगी, और अगर ये इसकी और ये अगर ट्रांसफर इनकम बढ़ती जाएगी घटती जाएगी तो रेंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेंट और ट्रांसफर इनकम मिल करके करंट इनकम बनती है, और अगर स्पेशलिटी ज़्यादा है तो रेंट ज़्यादा होगा, स्पेशलिटी कम है तो रेंट कम होगा। ठीक है, यही बात इस चित्र में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। आप ये देखें, यहाँ कीमत ओ यू दिखाई गई है, वास्तविक आय ओ यू पी डी है, हस्तांतरणशील आय ओ क्यू पी डी है और लगान यू पी क्यू है। ठीक है, तो ये है आपका आधुनिक लगान का सिद्धांत है। अब आप देखें, थोड़ी सी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। लगान तथा लाभ, रेंट एंड प्रॉफिट। लगान तथा लाभ कीमत द्वारा निर्धारित अतिरिक्त भुगतान होते हैं, सरप्लस पेमेंट है, एंड दे बोथ आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। लगान संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होती है, जबकि लाभ रेजिडुअल इनकम होती है। हमने पढ़ा है कि लाभ एक अवशिष्ट आय है, सबको पेमेंट करने के बाद व्हाटएवर इस जो बच जाती है उसी को हम अवशिष्ट आय कहते हैं। इनमें स्पष्ट अंतर ज्ञात करने के लिए इनकी प्रकृतियों का अध्ययन लाभदायक होगा। वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय के अंतर को आर्थिक लगान कहते हैं। यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हम लोग पीछे विस्तार से देख चुके हैं, तब संपूर्ण आय लगान होगी, और यदि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है तब लगान शून्य होगी। यदि आंशिक लोचदार पूर्ति वक्र है, पीछे हम इस चित्र को पढ़ चुके हैं, तब हमारे लगान की मात्रा आर एस होगी,
और ओ यस यहाँ ट्रांसफ़र इनकम होगी। यस यस सप्लाई करो है और टी डिमांड वक्र है। ओ एम पी एस स्थानांतरण आय है, अर्थात वो न्यूनतम राशि है जो उपक्रमियों को वर्तमान उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक अवश्य मिलनी चाहिए। एस पी आर उद्यमियों के लाभ में कुल लगान है। दीर्घकाल में पूर्ति रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगी और टी एस पी आर अदृश्य हो जाएगा और लगान प्राप्त नहीं होगा। अल्पकाल में उपक्रमियों की पूर्ति बेरोजगार होती है, इसलिए उपक्रमियों को अल्पकाल में जो लाभों के रूप में प्राप्त होता है वह लगान के सदृश हो सकता है। उसे आभासी लगान आभासी लगान होता है। अल्पकाल में उद्यमी की पूर्ति स्थिर रहने के कारण जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, मांग बढ़ने के कारण उसे आभास लगान कहते हैं, कॉसिक रेंट कहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ इसको हम आभास लगान को यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं कि हमारे या डिमांड सब आपस में बराबर होती है। बाकी रेखाओं का, लागत रेखाओं का नेचर हम लोगों ने पीछे बहुत विस्तार से पढ़ा है। यहाँ हम एक बार फिर से आपको आभास लगान को समझाने के लिए यहाँ आप देखें, यहाँ की मात्रा है और यहाँ कीमत देते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में आपकी एम आर, ए आर और कीमत सब आपस में बराबर होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो औसत स्थिर रेखा है ए एफ सी वो लगातार नीचे की ओर गिरती हुई होती है। यह आपको एवरेज वेरिएबल कास्ट है। यह आपकी एवरेज कास्ट है। एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स कास्ट को जोड़ करके हम एवरेज कास्ट बनाते हैं। इसलिए वेरिएबल कास्ट और एवरेज कास्ट के बीच की दूरी ये क्रमशः बढ़ती चली जाती है और दीर्घकाल में मिल जाती है। अर्थात दीर्घकाल में कोई भी लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत नहीं रहती है, सब परिवर्तनशील हो जाती है। और यह आपकी मार्जिनल कास्ट है। अब आप देखें कि ये मार्जिनल कास्ट एम आर को जब काटती है उसे यहाँ, तो अब यह है कि हम यहाँ अगर लिखें तो यल की कीमत हुई जिसमें ये इतना वी, इतनी वेरिएबल कास्ट। तो कह रहा है कीमत और वेरिएबल कास्ट के अंतर को लगान कहते हैं। यानी ये पी बी जो है, ये पी बी यह लगान है और ये पी सी अगर हम लिख दें पी सी, यह पी सी की प्रॉफिट का पार्ट है। कीमत और लागत के बीच के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं। तो ऐसी आभास लगान का हिस्सा है, पी बी का ही हिस्सा है। ठीक है, इसी बात को विस्तार से यहाँ चित्र में भी समझाने का प्रयास किया गया है। डेविस के शब्दों में ए बी सी डी अल्पकाल में अति सामान्य लाभ है। ए बी सी डी इसलिए कि कीमत और लागत के अंतर को लाभ कहते हैं। ई बी प्रति इकाई आभास लगान है। ये जो ई और बी है, कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच का जो अंतर है वो आभास लगान है। डी बी जो लाभ की मात्रा है, ये वास्तव में उसी आभास लगान का एक हिस्सा है। यह आभास लगान आपको ध्यान से चित्र में भी और कॉन्सेप्ट में भी समझना चाहिए कि आभास लगान अल्पकाल में किसी साधन को मिलने वाली आय है। दीर्घकाल में कोई आभास लगान नहीं होता है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं होता है, सारा साधन परिवर्तनशील हो जाता है। ओके, तो यह है, एंड दिस इज द थियरी ऑफ रेंट. We have tried to explain each and every aspect of the
Here you have read in detail. I am confident that you have understood the content in details. Thank you.